टीवी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट पहली बार दुनिया के किसी कंट्री में बायलैटरल विजिट पर आए हैं और वो कंट्री है इंडिया। यहाँ पर आकर ना सिर्फ उन्होंने इंडिया की तारीफ की है बल्कि ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद इंडिया अब यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है, क्योंकि बहुत से परमानेंट मेंबर ऑलरेडी इंडिया की फेवर करते नजर। ये बात कही जाती है कि इंडिया यूएनएससी में एक परमानेंट मेंबर के तौर पर जो है वो अपनी एक हैसियत समझता है और चाहता है। तो आप समझते हैं कि ये जो परमानेंट मेंबर होने के लिए कोशिश हो रही है, तो उसकी भी एक कड़ी उनके विजिट से मिलती है। उस सिलसिले में भी आज भारत को सीट देना दुनिया में दुनिया की जरूरत है। आप भारत पे कम से कम 10 से 15 चीजों के लिए दुनिया भारत पे डिपेंडेंट है। तो आप भारत को सीट नहीं दोगे तो भारत ने क्या कर लिया? देखिए, अगर आप यूएन से बाहर जाएं, चलिए इसको आपने मतलब हुआ कि इस एजेंडे पर भी उनकी जो है वो डिस्कशन हुई है, मीटिंग हुई है, या एक ये तो साहब सपोर्ट कर चुके हैं ना। पर मैं आपको उसी पे आ रहा हूँ। भारत संयुक्त राष्ट्र को लेकर कई मौके पर ये कहता आया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बदलना होगा। अब अहम बात ये कि भारत की इस बात का समर्थन खुद संयुक्त राष्ट्र भी कर रहा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी यूएनजीए के अध्यक्ष भारत के 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने भारत का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्यता यानी परमानेंट मेंबरशिप वीटो पावर्स के साथ का समर्थन किया है, जिससे अब लगता है कि भारत जल्दी ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर के साथ परमानेंट मेंबर हो जाएगा। आगे की चर्चा सुनते हैं। टीवी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट पहली बार दुनिया के किसी कंट्री में बायलैटरल विजिट पर आए हैं और वो कंट्री है इंडिया। यहाँ पर आकर ना सिर्फ उन्होंने इंडिया की तारीफ की है बल्कि ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद इंडिया अब यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है, क्योंकि बहुत से परमानेंट मेंबर ऑलरेडी इंडिया में ये आ रहा है कि इंडिया भी परमानेंट मेंबर बन सकता है या बनने जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह ही है। आप देखें कि हवाई अड्डे पाकिस्तान के ले लेते हैं वार अगेंस्ट टेरर के लिए। इंडिया को 1, 2, 3 एग्रीमेंट के तहत सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देते हैं, पाकिस्तान को नहीं देते। ये डिप्लोमेसी है ना, डबल स्टैंडर्ड को आप डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। हाँ जी, ये इनके, हाँ जी बिल्कुल, ये इनके डबल स्टैंडर्ड हैं। हम क्यों बार बार, लेट्स सपोज मुझे पता चल गया कि ये भाई मेरा फैसला ठीक नहीं करेंगे, मैं क्यों बार बार जाता हूँ आपके पास? देखें, हम लोग पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की तरह है, जाना पड़ता है वहाँ पे। हम अपने कम से कम ट्रस्ट भी करना चाहिए। फिर नहीं, ट्रस्ट तो नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ये ऐसे ही है। गरीब कंट्री को कौन को पूछेगा? ठीक है, तो इंडिया भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ही आता था, लेकिन जैसे उन्होंने तेजी से खुद को डेवलप किया है, हमें भी चाहिए था कि हम डेवलप करें। ये कोई लॉजिक तो नहीं है कि गरीब कंट्री है इसलिए कौन पूछेगा? नहीं, ये लॉजिक नहीं है। बात इतनी सी है कि आपके मुल्क को ना अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बहुत सी स्ट्रगल चाहिए। इंडिया ने एक टाइम पे स्ट्रगल की है। आप वो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हाँ जी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो बात इतनी सी है कि अब आपने सुना होगा कि मोर देन 50% ऑफ द आईफोन्स जो हैं वो वहाँ पर मैन्युफैक्चर होने जा रहे हैं। हमारे पास इंडस्ट्री कोई नहीं है। हम अपनी डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे तो दुनिया में नाम बनाएंगे ना। यानी इंडिया जरूरत बन चुका है इस टाइम पूरी दुनिया। बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जैक्टली। इंडिया की ये बात कही जाती है कि इंडिया यूएनएससी में एक परमानेंट मेंबर के तौर पर जो है वो अपनी एक हैसियत समझता है और चाहता है। तो आप समझते हैं कि ये जो परमानेंट मेंबर होने के लिए कोशिश हो रही है, तो उसकी भी एक कड़ी उनके विजिट से मिलती है। उस सिलसिले में भी आज भारत को सीट देना दुनिया में दुनिया की जरूरत है। आप भारत पे कम से कम 10 से 15 चीजों के लिए दुनिया भारत पे डिपेंडेंट है। तो आप भारत को सीट नहीं दोगे तो भारत ने क्या कर लिया? देखिए, अगर आप यूएन से बाहर जाएं, चलिए इसको मतलब हुआ कि इस एजेंडे पर भी उनकी जो है वो डिस्कशन हुई है, मीटिंग हुई है, या एक ये तो साहब सपोर्ट कर चुके हैं ना। पर मैं आपको उसी पे आ रहा हूँ। इस चीज को हर कोई सपोर्ट कर चुका है एक्सेप्ट चाइना। अब टेक्निकलिटी क्या है? देखिए, ये जितने भी फोरम्स इंडिया के बाहर हैं, मतलब सॉरी इंडिया के बाहर, यूएन के बारे में 8 बड़े फोरम है, SCO, G20 वगैरह। इन फोरम में आप देखिए, इंडिया एक वाहिद कंट्री और मोदी जी एक वाहिद प्रधानमंत्री जो सब 8 में, बाकी कोई नहीं है। अगर B4 कंट्रीज की बात करें जिसमें इंडिया, रशिया, US और चाइना आता है, हर फोरम में शी जिनपिंग भी नहीं है, हर फोरम में जो बाइडेन भी नहीं है, हर फोरम में पुतिन भी नहीं है। इंडिया इज द ओनली कंट्री। इससे आपको भारत का जो बड़ा हुआ स्टैचर है वो समझ आएगा। ये मत बोलिए कि इंडिया इज द ओनली इकोनॉमी विच इज अ शाइनिंग स्टार इन द वर्ल्ड रिसेशन टुडे।
इंडिया एक ही इकोनॉमी है जो ग्रो कर रही है, इंडिया एक ही इकोनॉमी है जो रिसेशन में नहीं है, और इंडिया एक ही बड़ी इकोनॉमी है जो 7 पर 8% पे ग्रो करेगी, और ऐसा कोई है नहीं। और इससे ये दर्शाता है कि उन्हें सबसे पहले जरूरत आनी पड़ी इंडिया ने की, और इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट पीस कीपर्स भी देता है यूनाइटेड नेशंस में, और बहुत टाइम से दे रहा है, और इंडियन पीस कीपर्स का बड़ा अच्छा नाम है। तो अगर आप इकोनॉमिक देखिए, सोशियो इकोनॉमिक देखिए, पॉलिटिकल देखिए, जियो पॉलिटिकल देखिए, और जितनी भी मूवमेंट्स है वो इंडिया में हो रही है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं इंडिया आता हूँ, यहाँ अपना एक जान पहचान, एक अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करता हूँ। और अगर आप रशियन यूक्रेनी वॉर की भी देखें तो कहीं ना कहीं मीडिएशन तो इंडिया, मोदी जी को ही कह रहे हैं सब कि भाई आप मीडिएट करके उसको। भारत संयुक्त राष्ट्र को लेकर कई मौके पर ये कहता आया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बदलना होगा। ये उसके लिए कोई विकल्प नहीं बल्कि यूएन के भविष्य का एकमात्र रास्ता है। अब भारत ऐसा सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के न होने या फिर उसे पाने के लिए नहीं कहता आया है, बल्कि भारत ने ऐसा पक्ष इसलिए रखा है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता पर अब सवाल उठने लगे हैं, जो आगे जाकर आरोपों का रूप लेंगे तो हैरानी भी नहीं होगी। अब अहम बात यह कि भारत की इस बात का समर्थन खुद संयुक्त राष्ट्र भी कर रहा है। खुद संयुक्त राष्ट्र अब अपने होने पर सवाल खड़े कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा के प्रमुख साबा कोरोसी ने खुद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को शक्तिहीन और निष्क्रिय बता दिया है। साबा कोरोसी ने कहा, सुरक्षा परिषद अपने वर्तमान स्वरूप में शक्तिहीन और निष्क्रिय है। यूक्रेन युद्ध उन मुद्दों में से एक है जो ये बताने के लिए काफी है कि सुरक्षा परिषद में सुधार क्यों। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया के विजिट पे आए हैं। दुनिया के बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, इंडिया के साथ ताल्लुकात दिन ब दिन वो अपने बेहतर कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन का ही बात कर लेते हैं, हम हर फैसला वहाँ लेके जाते हैं, कश्मीर का हो या कोई भी। क्या लगता है कि इंडिया पे विजिट करने क्यों आए होंगे यूनाइटेड नेशन के जो प्रेसिडेंट? देखें, इंडिया एक इकोनॉमी जो है ना, उसकी इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई हुई है, तकरीबन उसकी जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फिफ्थ लार्जेस्ट है, थर्ड का उन्होंने बोला कि हम बन सकते हैं 2030 तक। और उससे भी जो आगे की बात है वो देखा जाए तो जो उनकी इकोनॉमी है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो $537.7 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान के पास $3.7 बिलियन है। ठीक है, तो ये चीज़ें बड़ी ग्रैब करने की तो होती हैं कि जो लाइक यूएन का जो प्रेसिडेंट है वो टिल्ड तो जाएगा उस तरफ, ठीक है, कि वो उस तरफ विजिट तो करेगा डेफिनेटली, क्योंकि इकोनॉमी बेस्ड डिप्लोमेसी बड़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। मुत्तहिदा जहाँ पर हम जाके कहते हैं कि भाई कश्मीर का इशू हल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उनके प्रेसिडेंट, जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं, क्या कहना आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे कि किस वजह से आए होंगे? कश्मीर के इशू को लेकर आए होंगे या कोई और इशू होगा? मेरा ख्याल है वो कश्मीर के इशू को कभी आगे नहीं लाएंगे। उन्हें अपने मफाद अजीज़ है, जहाँ तक इनका ताल्लुक है यूएनएन का, इन्होंने ये शुरू से मुसलमानों को मायूस किया। ठीक है, कश्मीर का मुकदमा हो, फ़लस्तीन का मुकदमा हो, अफगानिस्तान के, उन्होंने शुरू से हमें मायूस किया है। ठीक है, दुनिया में जितनी भी दहशत, हम क्यों जाते हैं यूनाइटेड नेशन? पता क्यों? हम एक लीगल तरीका समझते हैं कि दुनिया इसमें बैठी हुई है तो हम भी बैठे हुए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। जैसी हमारी अदलिया है या हमारे इदारे हैं, क्योंकि हम उधर जाते हैं तो उधर से भी, जैसे पाकिस्तान में किसी गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। ठीक है, आपने बोला कि वो मुसलमानों के खिलाफ हैं इसलिए वो इंसाफ नहीं करते मुसलमानों को लेकर, तो पाकिस्तान में अभी आपने बोला इंसाफ नहीं मिलता, अदलिया नहीं ठीक काम कर रही है वगैरह, तो पाकिस्तान में तो अदलिया भी मुसलमान है, गवर्नमेंट भी मुसलमान है, फिर यहाँ पे हम क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा? यहाँ पे इंसाफ इसलिए नहीं मिल रहा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम उनकी ग़ुलामी है, IMF अमेरिका की ग़ुलामी में। ठीक है, यहाँ की ना। दूसरी बात देखिए ना, अगर भारत यूएन में नहीं है तो किसकी औकात है यूएन में बैठने की? मैं अमेरिका को हटाऊं, चाइना को हटाऊं, और बाकी जो 2 कंट्री है उनका भारत से कोई मुकाबला, कहीं स्टैचर है उनका भारत से? पर वो P5 मेंबर है, हम भी अभी तो 2 साल तक वी आर नॉन परमानेंट मेंबर्स इन P5, बट अल्टीमेटली इट इज द स्टैचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपना स्टैचर प्रोटेक्ट करना है, हमें सीट क्यों दिलानी, कैसे दिलानी, उनका सरदर्द नहीं दोगे तो जो मैं कहता हूँ, माय कॉन्सेप्ट इज आइलैंड्स ऑफ पावर। दुनिया में आइलैंड्स ऑफ पावर बन चुके हैं एंड वी आर इन कोविड। तो आप देखिए, हमारे यहाँ हमेशा कोई ना कोई आया होता है। मैं तो ये मानता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो काम करता है उसकी तो सैटरडे संडे का उसकी कोई छुट्टी नहीं है। पूरे 365 दिन या तो कोई आया हुआ होता है या हम कहीं गए हुए होते हैं। अगर आप डॉक्टर जयशंकर साहब को देखें, उनके पास भी टाइम नहीं होता, आपको कभी वो छुट्टी पे नहीं दिखेंगे, कभी वो आपको वो दिल्ली में या तो किसी ना किसी के साथ दिखेंगे, कहीं ना कहीं दिखेंगे। तो अब डॉक्टर साहब जाएंगे तो पूरे मंत्रालय, जो पूरी मिनिस्ट्री, उनको भी सचेत रहना पड़ता है, और खासकर जब कोई यहाँ आता है उसके संदर्भ में भी तो और भी चीजें और भी तैयारी करनी पड़ती है। जब
आप लोगों को पता ही होगा कि यूनाइटेड नेशन का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद 1945 में किया गया था और जिस समय इसका गठन किया गया था उस समय इसके सदस्य देशों की संख्या मात्र 50 थी, जो आज बढ़कर 193 तक पहुंच गई है। भारत का यह कहना है कि यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है वह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट सदस्य हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त है। भारत का कहना है कि जब 50 देश सदस्य थे उस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों की संख्या 5 थी। चूँकि आज अब 193 सदस्य हो गए हैं, इसलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य देशों जो परमानेंट मेंबर हैं उनकी संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए और भारत उसमें सबसे बड़ा दावेदार है। भारत के साथ 3 और देश दावेदार हैं जिनका नाम जर्मनी, जापान और ब्राज़ील है और भारत ने इन तीनों देशों को मिलाकर एक B4 नामक संस्था भी बनाई है जो यह मांग कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार किया जाए। भारत का यह भी कहना है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 जो परमानेंट सदस्य हैं इनके पास वीटो पावर है और कभी कभी यह स्थिति इतनी हास्यास्पद हो जाती है कि पूरा यूनाइटेड नेशन जो 193 देश है इनमें से अगर 192 देश भी चाहें और एक वीटो पावर अगर कोई देश लगा दे तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होगा, तो फिर यह तो यूनाइटेड नेशन के अन्य सदस्य देशों का अपमान है। इसलिए भारत कहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार तो हो लेकिन इसमें डिसीजन वीटो पावर के आधार पर नहीं बल्कि वीटो पावर वाले देशों के मेजॉरिटी के आधार पर डिसीजन हो कि अगर वीटो पावर वाले देश जो बहुसंख्यक संख्या में जिधर वोट दे उधर निर्णय होने चाहिए। और अभी आपने देखा ही होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते जब यूनाइटेड नेशन में रूस के विरोध में प्रस्ताव आया तो अमेरिका, यूके और फ्रांस चाहते थे कि रूस को कंडेम किया जाए, लेकिन रूस ने वीटो लगा दिया और वह प्रस्ताव रूस के खिलाफ पारित नहीं हो सका। तो इस हास्यास्पद स्थिति से बचाने के लिए और भारत को उसमें शामिल करने के लिए भारत ने अपनी दावेदारी पेश की है और भारत का कहना है कि भारत अभी एसीओ का सदस्य है, G20 का सदस्य है और दोनों संगठनों की अध्यक्षता है। साथ ही भारत I2U2 में है, भारत अन्य ब्रिक्स में है, भारत एशियन समुदाय में है, भारत अन्य जो क्वाड में है। इसलिए भारत सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश हो गया है, विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति हो गया है, 3री बड़ी सामरिक शक्ति हो गया है और भारत का हर अब क्षेत्र में अपना कोई न कोई योगदान है। इसलिए भारत को लंबे समय से इंतजार नहीं कराया जा सकता है और भारत की इतने बड़ी जनसंख्या जो दुनिया में सबसे ज़्यादा होने वाली है, तो इतने बड़े जनसंख्या के प्रतिनिधि को अलग नहीं रखा जा सकता है। और यही कारण है कि अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष जो भारत का दौरा कर रहे हैं उन्होंने भारत के इस मांग का समर्थन किया है, जिससे आशा और बढ़ी है कि भारत को जल्द ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनाया जाएगा। भारत के मार्ग में केवल चीन एक रोड़ा है, लेकिन UNGA के अध्यक्ष ने जो भारत के पक्ष का समर्थन किया है, लगता है कि वह भी रोड़ा अब भारत के मार्ग में बाधक नहीं बनेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।